Now, second wave of divisive explosions targeted walkie-talkies used by the Hezbollah members. नाज़रीन, लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी भी फटने लगे हैं। इसराइल ने टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ अपनी बर्तरी साबित कर दी है, बल्कि ये बता दिया है कि वो जब जहां चाहे घुसकर कार्रवाई कर सकता है। कासिम सुलेमानी हो, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हो, इस्माइल हेनिया हो या फिर हिजबुल्लाह के जंगजू, वो जब चाहता है इन्हें उड़ा देता है। अब तो इस्राएली मीडिया ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत भी हादसा नहीं थी, बल्कि इब्राहिम रईसी को उनके हाथ की घड़ी के जरिए निशाना बनाया गया था। क्या वाकई ही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मंसूबा बंदी के तहत किया गया था? नाज़रीन, इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद थी या नहीं? नाज़रीन, ये बात तो किसी से अब ढकी चुकी नहीं रही कि लबनान में होने वाले पेजर और वाकी टॉकी धमाकों के पीछे मोसाद है। पेजर और वाकी टॉकी धमाकों के बाद अब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह भी गैर महफूज हो चुके हैं। वैसे तो हिजबुल्लाह की जानिब से अपने सिक्योरिटी इंतजामात पर फख्र किया जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इसका फूल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन मोसाद ने इस फूल प्रूफ सिस्टम में भी घुसकर नकब लगा दी है। इस वक्त लबनान में धमाकों से ज्यादा अहम खबर यह है कि हसन नसरुल्लाह कैसे महफूज रहे। क्या वाकई ही पाकिस्तान से की जाने वाली कॉल ने हसन नसरुल्लाह की जान बचाई? क्या वाकई ही पाकिस्तानी हसास इदारों की जानिब से कोई फोन कॉल के बाद हसन नसरुल्लाह ने अपना पेजर फेंक दिया था? नाज़रीन, कल तक तमाम मीडिया बता रहा था कि पेजर ताइवान की कंपनी ने बनाए थे, जिसके जरिए धमाके हुए, लेकिन इस कंपनी ने अपने बयान में वाज़ेह कर दिया कि पेजर इन्होंने नहीं बल्कि हंगरी की एक कंपनी ने बनाए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है वो कंपनी हंगरी में कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का लाइक और फॉलो कर लें। नाज़रीन, लबनान की वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में वॉकी टॉकीज फटने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है, जबकि 300 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अल अरबिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए ने बताया कि बैरूत के जनूब में वाक़े नवाही इलाकों में वॉकी टॉकी धमाके हुए और उनमें से 2 धमाके 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में भी हुए। बैरूत का जनूबी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है और वहां किए गए धमाकों का साफ मतलब है कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स और जंगजू इसमें मारे गए हैं। हिजबुल्लाह रुकन ने बताया कि गुज़िश्ता रोज पेजर धमाके में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह जंगजू की नमाज जनाजा के दौरान भी एक वॉकी टॉकी फट गया। लेबनानी ज़राए का दावा है कि फटने वाले वॉकी टॉकी सेट भी 5 माह पहले उसी वक्त खरीदे गए थे जब पेजर लिए गए थे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली एजेंसी की जानिब से फटने वाले पेजर्स में धमाका खेज मवाद इस तरह नस्ब किया गया था कि बमों और धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाले आलात के जरिए भी इनका पता नहीं लगाया जा सकता था। ईरानी मीडिया का दावा है कि लेबनान में की गई इन कार्रवाइयों में इसराइली एजेंसी मोसाद और अमान नामी जासूसी तंजीम मुलविस है, जबकि तमाम वॉकी टॉकी समेत डिवाइसेस को एक मैसेज भेजकर धमाका किया गया। जब पेजर को पैगाम वसूल हुआ तो बैटरियों में मौजूद लिथियम इन पेजरों के फटने की वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि जो पेजर ऑन नहीं थे या ऐसे इलाकों में थे जहां मैसेज का पहुंचना मुमकिन नहीं था, वो धमाकों से नहीं फटे। लिहाजा इन पेजरों में धमाका खेज मादा उनके जरिए लोगों को धमाके से कत्ल करने के लिए नस्ब किया गया था और मैसेजेस आने की आवाज़ बुलंद होने के बाद सिर्फ 4 सेकंड में पेजर धमाके से फट गए, जबकि वॉकी टॉकीज में एक पुरस्कार सी आवाज़ गूंजी। जैसे ही इसे बंद करने के लिए स्विच ऑफ करने की कोशिश की गई तो वो डिवाइस भी फट गई। नाज़रीन, ईरानी मीडिया का दावा अपनी जगह बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स भी यही कह रही है कि हमले में इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मुलविस है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के लिए लेबनान दरामद होने वाले 5000 पेजर्स में धमाके खेज मवाद नस्ब किया था। इब्तदाई तौर पर लेबनानी हुक्काम ने कहा था कि पेजर्स ताइवान की कंपनी गोल्डा पोलोक ने तैयार किए थे, लेकिन ताइवान की कंपनी ने तरदीद करते हुए अपने बयान में कहा कि फटने वाली डिवाइसेस उन्होंने नहीं बल्कि हंगरी के BAC नामी कंपनी ने बनाई थी। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में मीडिया से गुफ्तगू में गोल्ड पोलो के बानी हसुचिंग क्वांग का कहना था कि वो पेजर हमने नहीं बनाए, वो सिर्फ हमारा ब्रांड था। इस मामले में एक दिलचस्प ट्विस्ट ये आया है कि पेजर्स बनाने वाली कंपनी हकीकत में वजूद ही नहीं रखती। बुडापेस्ट के एक रिहायशी इलाके की इमारत के शीशे पर एक छोटे कागज पर कंपनी का नाम BAC लिखा हुआ है। मजे की बात यह है कि ये कंपनी हंगरी में एक कंसल्टिंग फर्म के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी कि सरकारी तौर पर यह कंपनी पेजर्स बनाती ही नहीं
तो फिर गोल्ड पालो जैसी बड़ी कंपनी ने कैसे इसे इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया? सबसे ज्यादा सवालात यहाँ हिजबुल्लाह की अहलियत और सलाहियत पर उठते हैं कि उन्होंने कैसे एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर एक गैर मुल्की कंपनी को दिया कि इन्हें यह ख्याल नहीं आया कि जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में पेजर्स का ऑर्डर लेबनान से दिया जाएगा तो इस्राएली एजेंसी के कान खड़े हो जाएंगे और इन्हें यकीन हो जाएगा कि ये पेजर्स हिजबुल्लाह के लिए ही ऑर्डर किए गए हैं। यही वजह है कि लेबनानी तंजीम की हमाकत की वजह से मोसाद को उसके साथ छेड़छाड़ का मौका मिल गया। खैर, रॉयटर्स के नुमाइंदे जब BAC नामी कंपनी की बिल्डिंग में गए तो वहां मौजूद एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि BAC एक कंसल्टिंग फर्म के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई हकीकी वजूद नहीं है। BAC के सरबराह का नाम क्रिस्टियाना बारसोनी है। लिंक्डइन पर इनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वो यूनेस्को समेत कई कंपनियों के लिए एडवाइजर के तौर पर काम कर चुकी हैं। रॉयटर्स का कहना है कि क्रिस्टियाना सोनी ने इस बारे में भेजी गई ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। BAC नामी कंपनी जिन अमूर के लिए रजिस्टर्ड है, इनमें कंप्यूटर गेम से लेकर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस और खाम तेल निकालने की मुशावरत तक शामिल है। रॉयटर्स ने इसराइल में मौजूद अपने सोर्स से बात की, जिसका इससे मुतल्लिक कहना है कि मोसाद ने पेजर के अंदर एक बोर्ड नस्ब किया जिसमें धमाका खेज मवाद मौजूद था जो एक कोड पर काम करता था। ये पेजर्स कई महीनों से हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल थे, लेकिन इन्हें इसका इल्म नहीं हो सका। खैर जनाब, पेजर्स किसी भी कंपनी के हों, लेकिन एक बात तो तय है कि इनमें धमाका खेज मवाद पेजर्स की हिजबुल्लाह को तरसील से पहले किया गया था। बरतानिया के साबिक बम डिस्पोजेबल अफसर कार्लोस पेर्स ने BBC से बात करते हुए बताया कि किसी भी डिवाइस को धमाका हेज बनाने के लिए 5 बुनियादी चीजें दरकार होती हैं, जिनमें कंटेनर, पैटरिंग, ट्रिगरिंग डिवाइस और डेटोनेटर और धमाके खेज मवाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पेजर्स में पहले ही 3 अज्जा मौजूद थे, आपको सिर्फ इसमें डेटोनेटर और चार्ज शामिल करना था। धमाके के वक्त इम्कान है कि बैटरी आधी धमाका खेज हो जबकि आधी बैटरी असल बैटरी हो। मोसाद ने भी यही काम किया कि पेजेस बनाने वाली कंपनी में अपने एजेंट दाखिल किए और इन पेजेस को लेबनान भेजने से पहले इसमें धमाका खेज मवाद फिट कर दिया, जिसके नतीजे में लेबनान में इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नाज़रीन, जहां तक अमेरिका का इस मामले से लातल्लुकी का ताल्लुक है तो ये बात भी सरासर झूठ है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी हुक्काम इस ऑपरेशन से मुतल्लिक पूरी तरह ऑन बोर्ड थे, जबकि मंगल को ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इसराइली हुक्काम ने अमेरिका को इस मामले पर ब्रीफिंग दी। इसराइली वजीर दिफा ने अमेरिकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से राब्ता करके बताया कि हम लेबनान में कार्रवाई करने जा रहे हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि इन्हें अमले की नौयत से मुतल्लिक ना बताया गया हो, क्योंकि इसराइली मीडिया का दावा है कि सिहोनी हुकूमत का ये खौफ था कि कहीं हिजबुल्लाह को मालूम ना हो जाए कि पेजेस में बम लगा दिए गए हैं। इस सूरत में इसकी सारी मेहनत खाक में मिल जाती। अमेरिका इस मामले से लाताल्लुकी इसलिए जाहिर कर रहा है कि कहीं रद्द अमल में हिजबुल्लाह अमेरिकी तंसीबात को भी निशाना बनाना शुरू कर दे। अब माहिरीन का कहना है कि इसराइली हमले के बाद हिजबुल्लाह के राब्तों के हिकमत अमली को बदलना होगा। पेजेस हमलों में बच जाने वाले जंगजू अब पेजेस का इस्तेमाल भी छोड़ देंगे। हिजबुल्लाह को अब न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के निज़ाम को अज़र-ए-नौ जायज़ा लेना होगा, बल्कि मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल में मोहतात होना होगा। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल ने प्रोपेगेंडा वार भी तेज कर दी है। गुज़िश्ता रोज सियोनी हुकूमत से वाबस्ता एक ट्विटर अकाउंट पर ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की तस्वीर और उनके साथ एक पेजर शाया की गई है, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत भी किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि इन्हें इसराइली एजेंसी ने टारगेट करके कत्ल किया। लेकिन नाज़रीन, देखते ही देखते ये ट्वीट जंगल की आग की तरह फैल गए और पूरे ईरान में लोग सवालात उठाने लगे कि क्या वाकई इब्राहिम रईसी की शहादत के पीछे भी इसराइल का हाथ है। वैसे तो ईरानी हुकूमत ने इसे प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, लेकिन लोगों का जहन इसलिए बार बार इस तरह जा रहा है क्योंकि माजी में इसराइल और मोसाद जनरल कासिम सुलेमानी, साइंसदान मोहसन फखरीजादा और सबसे बढ़कर पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स में मुकीम हमास सरबराह इस्माइल हनिया को कत्ल कर चुका है। यही वजह है कि इस प्रोपेगेंडे पर भी उन लोगों ने अंधाधुंध यकीन किया और ईरानी सिक्योरिटी पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। ईरान का कहना है कि इस तरह की जाली खबरों का मकसद दरहकीकत इनकलाबी इदारों और मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ की हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट को बदनाम करना है और साथ ही साथ ईरान के अंदर खौफ व हिरास पैदा करना है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला वाकया महज हादसा था, लिहाजा इससे मुतल्लिक इसराइली हुक्काम प्रोपेगेंडे से गुरेज करें।
اور آخر میں ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے اور معصوم انسانوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.